घंटे के बाद भी खत्म हो जाए, मैं उसमें क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। अदरवाइज तवज्जो डाइवर्ट होती है जब बार बार चैट की तरफ देखना पड़ता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, तो मे आई स्टार्ट विद प्रेसी राइटिंग नाउ? प्रेसी, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रेसी आपकी 20 मार्क्स की है। 5 marks meant for your title and 15 marks meant for your draft. What is preci? Preci का verb होता है to precise, which means to condense. ठीक है? To shorten. उर्दू में हम इसको मुख्तसर करना कहते हैं, right? So preci basically is supposed to be a skill. It's a process. It's a skill that is deliberately been added to your course so that you could be able to learn how to condense the given text. Because most of the times you come across lengthy text passages and you don't need every bit of that. So you need to shorten that text. You need to extract out the gist out of that text, the important points out of that text, leaving aside the rest of the irrelevant details or the examples, which is supposed to be trash sometimes for you. Because some of you who do possess empirical mindset, applied mindset, okay, हसन मैं लाज लिखता हूँ जी, ठीक है हसन, कि जो आप में से कुछ लोगों का जो अप्लाइड माइंडसेट है, एम्पिरिकल माइंडसेट है, उनका पढ़ाई का स्टाइल डिफरेंट होगा। वो ये करते होंगे कि जी हम पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लें किसी भी आर्टिकल में से, फिर हम उसे खुद रिप्रोड्यूस करेंगे, और यही बेहतरीन तरीका होता है, बजाय ये कि आप पूरे क्वेश्चन को फैब्रिकेट करें। बेटर टू एक्सट्रैक्ट आउट द पॉइंट ऑफ समथिंग, नोट देम डाउन इन योर डायरी एंड आफ्टर दैट रिप्रोड्यूस देम इन योर ओन वर्ड्स। गॉट द आइडिया? सो प्रेसी जो है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट not only for your English, but it is equally applicable if we amplify it to all the other subjects too. Normally, in this 21st century, we intend to become very much composed, very much focused, to the point. बुरा लगता है जब कोई हमें indirect answer देता है, लंबी लंबी इधर उधर की बात करता है. Doesn't look good. Got the idea? The other day, I was sitting before TV and हामिद मीर का कैपिटल टॉक चल रहा था. वैसे ये पुरानी बात है, कोई 1.5 साल हो गया है. तो उसमें कुछ सीजन्स किस्म के पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे थे. हामिद मीर ने उनसे एक क्वेश्चन किया कि जी ये जो, क्योंकि उन दिनों ये चल रहा था कि पता नहीं इमरान खान रोल बैक कर देगा सीपैक को या ये वो. तो उसने एक क्वेश्चन किया कि जी आपके ख्याल में अगर सीपैक जारी रहता है तो पाकिस्तान को इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. मैं नाम नहीं लूंगा उस पार्लियामेंटेरियन का. वो कहने लगा कि जी नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, सबसे पहले मैं जियो का शुक्रगुजार हूँ कि जियो ने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं उसके इस प्लेटफॉर्म से आके कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ इस बारे में. उसके बाद हामिद मीर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि गाहे बगाहे आप कौमी नोयत के नाजुक और अहम मामलात के सिलसिले में लबकुशाई के लिए मुझे मदऊ करते रहते हैं और मैं अपने बरमला ख्यालात का इजहार करता रहता हूँ. और इससे पहले कि मैं ये इस सवाल का जवाब दूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि मेरे कायद नवाज शरीफ, जिनको आपने पनामा के झूठे केसेस में कन्विक्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दिया है वगैरह वगैरह, अब चल सो चल, अब टीवी भी मेरा अपना, बंदा उन्हें तोड़ भी नहीं सकता, बंदा भी सामने नहीं, बंदा वट्टा मार के भाज जावे. ठीक है? तो इट लुक्स वेरी ऑड व्हेन वी आर गोइंग टू हैव सच काइंड ऑफ इनडायरेक्ट answers, indirect discussions. Another good example in this regard is, जैसे खुदा न खास्ता हमारे लिए बहुत मोहतरम है उलमा इकराम हमारे, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जैसे ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, चांद की रोयत का ऐलान करते हैं, तो ये एक बड़ा सब्र आजमा किस्म का काम होता है. ठीक है? वो कम से कम पौने घंटे की तकरीर करते हैं कि मैं मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मरकजी सदर रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान, मैं
जो है वाइस प्रेसिडेंट सो एंड तमाम मेंबरान जिनके नाम बिल तरतीब ये हैं वो एंड वो। हम यहाँ आए चंडीगढ़ रोड पर हबीब बैंक प्लाजा की बिल्डिंग के ऊपर चांद की रोयत के लिए बराजमा है, और उसके अलावा हमारे साथ 4 सूबाई कमेटियों के सुदूर चेयरमैन जो है वो मौजूद हैं, जिनके बिल तरतीब नाम ये हैं और उनके मेंबरान के नाम ये हैं, और मैं कुछ झैली कमेटियां हमारी जिनके चेयरमैन ये है और जिनके नाम ये है। सारा कुछ 10 के अद्धा घंटा ला के नफे के अंदर चंद नजर नहीं आया। ये गल पैंदे दस दो, ठीक है। सो हम पाकिस्तानी जैसे खटक साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम तमहीद बांधने के आदी होते हैं। मैं पर्पसफुली तमहीद बांध रहा हूं। अगर आपका पॉइंट मेरी तरफ है खटक, तो मुझे आपको समझाना है कि प्रेसी क्या होती है, आयरॉनिकली, ठीक है। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी नीड टू बी फोकस्ड एंड टू द पॉइंट. This is very much important because you get irritated if somebody gives you indirect or a roundabout kind of answer for your queries. Okay? So this becomes one of the reason at times. इसलिए प्रेसी का मतलब ये है कि हमें precise करना है. We need to condense. We need to shorten. We need to give the quintessence of something. ठीक है? Because obviously out of everything हमें उसमें से जो ट्रैश साइड पे कर देना है और क्रक्स लेना होता है. अखबारें याद रखिए, अल अखबार इतनी बड़ी होती है, 20, 25, 22 पेजेस की होती है, लेकिन वो प्रिसीजन बेस्ड होती है. इसके बावजूद उसकी तमाम खबरें अगर आप पढ़ेंगे ना, वो इस खूबसूरत तरीके से लिखी होती है कि जिनके पास टाइम नहीं है वो मेन कैप्शन पढ़ गए, जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है वो नीचे की कैप्शंस पढ़ के खबर का अंदाजा कर लेते हैं. ठीक है. जो वेले होते हैं, जिन्होंने अखबार पढ़ने का हक अदा करना होता है, वो फिर सारी की सारी पढ़ते हैं. दे गो थ्रू, आई मीन सर्वेइंग द न्यूज़. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पीपल स्किम थ्रू दिस स्कैन. गॉट द आइडिया? तो दैट हैपेंस. इसलिए प्रेसी आपको क्लियर हुआ होगा आइडिया कि प्रेसी का मतलब होता है प्रिसीशन. ठीक है. इन दिस एक्सरसाइज यू आर गिवन अ टेक्स्ट पैसेज ऑफ एवरेज लेंथ and you're asked to precise that passage. The draft you make comprises 15 marks. And 5 marks are meant for the title of that draft, which ought to be beautiful enough and compatible to whatever you have written. Because your title seems to be an index to your text. It must anticipate what lies within your draft. Got the idea? अब हम आ रहे हैं इसके रूल्स की तरफ कि प्रेसी जो है ये CSS के अंदर किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक की जाती है. आपने अभी मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस 3 हिस्सों में इन्वॉल्व होगा. एक इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके फौरन बाद मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगा आपके. दूसरे नंबर पे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड दैट इज रिडंडेंसी. हाउ टू अवॉइड रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मींस रेपिटेशन. रेपिटेशन हमने कैसे अवॉइड करनी होती. और तीसरे नंबर पे जो हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा इसी का हिस्सा, वो ये होगा कि हाउ टू अटेम्प्ट प्रेसी इन एग्जाम. हमने एग्जाम में प्रेसी कैसे अटेम्प्ट करनी है, जो हमारा मेन कंसर्न. सो बाय फॉर आफ्टर ईच कंपोनेंट आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस. ठीक है. एंड आई रिक्वेस्ट यू, रादर आई इंटेंड टू बॉदर यू पीपल टू राइट डाउन द फ्यू पॉइंट्स. 7 to 8 पॉइंट्स हैं, वन लाइनर्स हैं. आप अपनी कॉपी पे ही लिख लें तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए. जो फर्स्ट पॉइंट है जी, प्रेसी शुड always be in your own words. पहला रूल है कि जी प्रेसी जो है ये आपके अपने वर्ड्स में होती है. You need to make use of your own language. It does mean pressy doesn't mean copy and pasting. Pressy doesn't mean to cut and paste. It means to make use of your own language. Only 10% leverage is there. 90% ये आपके अपने personal expression में होगी. 10% leverage होता है, वो भी उस सूरत में कि if there are certain standard terms used or some massive one-word substitution sort of the words through which you may economize your language, तो आप उनको as it is ही दे दें. कोई जरूरत नहीं है कि हम उनको ट्रांसलेट करते रहें. गॉट द आइडिया? फॉर एग्जाम्पल कोई इकोनॉमिक मोनोपोली पे कोई टेक्स्ट पैसेज आ जाता है, तो मोनोपोली एक
universal term है, everybody does understand what is all that. You don't need to change the word. एक past papers में प्रेसी आई हुई है बर्ट्रैंड रसल से, that is about envy, 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 जैसे आप हसद कहते हैं, रश्क भी कहते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों सेंस में यूज हो, तो वो उसको रसल ने नेगेटिवली यूज किया है कि envy is an evil passion, and right after that he continues the text. अब कुछ लोग उसको prejudice लिख देते हैं, कुछ उसको bias लिख देते हैं, क्या जरूरत है लिखने की? When some word is going to be a universally acknowledged term, got the idea? तो जब टर्म्स होती हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम उनको रिप्लेस करें, गॉट द आइडिया? इसी तरह कोई और मैसिव वर्ड जो बेस्ट फिटेड है, आप फील करते हैं कि अगर मैंने इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया, मैंने कोई डिफरेंट वर्ड दिया इसके लिए, तो समटाइम्स इट्स इंटेंसिटी मे बी मार्ड, उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, मार हो सकती है, MAR मार हो सकती है, ठीक है? इसलिए कुछ वर्ड्स बेस्ट फिटेड होते हैं, वी मेक यूज ऑफ दोज वर्ड्स, गॉट द आइडिया? होता है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि पंजाब के कल्चर में जब तक कोई गाली निकाल के बात ना करे तो रोटी हजम नहीं होती। वो बल्कि एक जोक भी है, एक चौधरी साहब जो थे अपने एक मुलाजिम के साथ कहीं इंग्लैंड विजिट करने चले गए, इधर उधर कॉरिडोर्स में विंडो शॉपिंग कर रहे थे, हैरान हो रहे थे, तो एक आदमी आके टकरा गया उनके साथ, अंग्रेज, तो उसने को 2-3 गालियां दे डाली एकदम। चौधरी साहब ने भी उसको 2-3 निकाल दी और उसके बाद कहने लगे मोर ओवर, ठीक है? तो मोर ओवर कहने के बाद उन्होंने फिर उसका चस्का लिया, चस ली के पंजाबी में गालियां निकाली। तो कहीं ना कहीं कोई वर्ड जो होते हैं दे आर इंटेंस and they're self-satisfying. Only 10% leverage is there for you people in Prezi, that you may borrow the language of the text, but surely not in the form of complete sentences or phrases. Only the words, only the standard terms. Got the idea? Second important point, Prezi should always be in Prezi should always be 1/3, ब्रैकेट में भी लिख रहा हूं, 1/3 of the original text. आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट पैसेज है, प्रेसी जो आपने पेपर में लिखनी है, आपने उसका 1/3 देना है। जी सारा, no need to change such kind of terms. Got the idea? Standard terms ought to be used in that way. आपने प्रेसी 1/3 देनी है, ठीक है? एडमंड बोर्ड क्लियर नहीं है, किस सेंस में क्लियर नहीं है? ब्लर है, सारा बताइए, ब्लर है? मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया अपना। वेल, 1/3 होनी चाहिए प्रेसी आपकी, ये मैंडेटरी रूल है। मैं जानता हूं आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो 1/3 से भी कम लिख सकते हैं, माशाल्लाह, ठीक है? ओवर प्रिसीजन भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। गॉट द आइडिया? द अदर डे आई हैड अ पोस्ट ऑन माय FB वॉल और उस पे लिखा हुआ था द स्मार्टेस्ट रेजिग्नेशन इन द वर्ल्ड। किसी ने अपने जॉब से इस्तीफा दिया और लिखने वाले ने लिखा द स्मार्टेस्ट रेजिग्नेशन इन द वर्ल्ड। उस पे लिखा हुआ था डियर सर थू। तो प्रेसिंग हमने थू नहीं करना है। गॉट द आइडिया? हमारी रिक्वायरमेंट है कि 1/3 के पास वर्ड्स होने चाहिए। अब 1/3 हम कैसे डिटरमिन करेंगे? ये हमारा टेक्स्ट पैसेज 1/3 है। इट मींस वी हैव टू काउंट द वर्ड्स। हमें वर्ड काउंट लेना है। वर्ड काउंट लेने के 2 तरीके होते हैं। एक अप्रॉक्सीमेट वर्ड काउंट होता है, उसमें हम ये करते हैं कि जो आपका टेक्स्ट पैसेज है उसमें से कोई सी भी 3 स्टैंडर्ड लाइंस हम उनको बेंचमार्क के तौर पे लेते हैं, इंडिविजुअली उनके वर्ड्स काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ these 3 lines, in the first line there are 11 words, in the second line there are 9 words, in the third line there are 10 words. So you take out the average, that is going to be 10. 10 आपकी एवरेज निकल आई, 10 words per line. Now you need to count the number of lines. For example, there are 30 lines. So multiplied by 10, that is 300. 300 आपके actual approximate words हैं पैराग्राफ के।
अब उन 300 वर्ड्स को आप 3 पे डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर इज 100, दैट इज गोइंग टू बी 1/3 ऑफ द प्रेसी. गॉट द आइडिया? सेकंड थिंग इज, सेकंड वे टू काउंट द वर्ड्स इज कि आप वर्ड बाय वर्ड काउंट कर लें उनको. इन केस ऑफ एवरेज टेक्स्ट पैसेजेस, ट्रस्ट मी, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता उनको कंप्लीट काउंट करने में. आप 1 बाय 1 कर लें ताकि वो अप्रोक्सीमेट काउंटिंग का एक जो कंफ्यूजन है वो खत्म ही हो जाए. क्लियर? यहां कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी वर्ड काउंट में क्या आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस वगैरह ये अलग वर्ड्स के तौर पे लिए जाते हैं? यस. जब काउंट करेंगे आप, तो जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, एंड, द, इन, ऑन, ऑफ, ओवर, ये सारे सेपरेट वर्ड्स काउंट होंगे. राइट नो बोर्ड पे लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स मैंने लिखे हैं. अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एस्टैब्लिश, ये मेरा 7th वर्ड हो जाए, 8th हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th वर्ड. अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, एस्टैब्लिशमेंट, still it is the 8th word. Establishmentarian, no change, it is the 8th word. Establishmentarianism, still the 8th word. मैं prefix देता हूं disestablishmentarianism, still the 8th. एक और prefix देता हूं anti-disestablishmentarianism, that is again going to be the only single word. खाना खराब 2 दफा सी ABC लिख ली है इस पूरे लफ्ज दे च, लेकिन ये वर्ड हमारा एक ही काउंट होगा. सो बोर्ड पे हमारे इस वक्त 8 वर्ड्स हैं. गॉट द आइडिया? कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं, जैसे मैं कहता हूं फादर इन लॉ, ठीक है, या मैं कहता हूं हार्ट स्ट्रिकन, जितने हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं ये भी सिंगल वर्ड के तौर पे काउंट होते हैं, ये भी सिंगल वर्ड के तौर पे काउंट होते हैं. Got the idea? So this is the way we do count the words. Mind you one thing, the words of the title are not included in the word count. They are excluded from the word count. जो आपने प्रेसी का word count लेना होता है, उसमें आपके टाइटल के वर्ड्स शामिल नहीं होते. क्लियर हो गया? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने वो डिटरमिन किया कि अप्रोक्सीमेटली हमारा ड्राफ्ट 100 वर्ड्स का है. 100 वर्ड्स का मतलब यह है कि यहां भी आपके पास 10% लेवरेज है. You may go up to 110 words even. You may go to 90 words even. But normally what happens, no doubt both the extremes are permissible, but yet we prefer कि आप अपने threshold level को क्रॉस ना करें. अगर 100 मार्क्स का है तो 105, 10 में आपका ड्राफ्ट आता है तो it doesn't create a good impression. It is better if it is going to be 85 words, 90 words, not less than that, 95 words, तो वो ज्यादा अप्रिसिएबल ड्राफ्ट होगा बनिस्बत 110 के. तो कोशिश करें कि जो बेंचमार्क आपने लिया है, जो आपका थ्रेशोल्ड लेवल है, आप उसके नीचे नीचे ही रहें. गॉट द आइडिया? ये तरीका होता है वर्ड्स को काउंट करने का. क्लियर हो गया? आगे चलते हैं. थर्ड पॉइंट, Pressy should always be free from examples. Pressy में examples नहीं होती. Examples basically are given to elaborate the already existing concepts. उनकी elaboration के लिए एग्जाम्पल्स दी जाती हैं. प्रेसी में चूंकि हमने क्रक्स देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने हैं, सो देयर इज नो रूम फॉर द एग्जाम्पल्स. यू नीड टू से गुड बाय टू देम. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जी टुडे अर्ली इन द मॉर्निंग द वेदर वाज too good, it was breezy and there was a little nip in the air. I went to Lawrence Garden to enjoy the weather. The moment I stepped in to a park, I got wonderstruck to find out almost all kinds of flowers there. There were tulips, there were lilies, there were daisies, there were all kinds of roses and sunflowers. Then I moved ahead and I
went into another park, and again I got bewildered to see almost all kinds of traditional fruit trees lying there. There were pomegranates, there were apples, mangoes, guavas, pears, and whatnot. अब मैं जब उसकी प्रेसी करता हूं तो मैं कहूंगा कि early this morning, to enjoy the weather, I went to Lawrence Garden and came across almost all kinds of flowers and fruit trees. तो मैंने सारी एग्जाम्पल्स को एलिमिनेट कर दिया है, या मैं कहता हूं कि all the European genders prefer to keep dogs as their pets. But there is a marked difference so far as their aesthetic taste is concerned, because men usually prefer to keep pit bulls, bull terriers, Alsatians, German shepherds, whereas women prefer to keep prairie dogs or poodle dogs, etc. अब जब मैं प्रेसी करता हूं तो मैं कहूंगा कि all European genders keep dogs as pets, but men prefer bestial dogs, whereas women prefer lap dogs. Got the idea? ये मेरी प्रेसी हो गई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया. अब एक चीज यहां पे और बतानी है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स जो होती हैं, they seem to be integral to your text. You cannot avoid them, you cannot omit them. Because if you omit them, the concept does not get cleared, or you may not write a comprehensive Pressy draft in that case. For example, in the decade of 70s, एक Pressy आई हुई है past papers में, वो है, उसका मफहूम ये है, पहली लाइन ये है कि जी पाकिस्तान बनने के बाद जिन मुल्कों ने आज़ादी हासिल की एशिया में, उन्होंने बड़ी तेजी से मुआशी तरक्की की, इकोनॉमिक प्रोग्रेस. अब नेक्स्ट लाइन वो कहते हैं, टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना, एंड राइट आफ्टर दैट होल ऑफ द प्रेसी टेक्स्ट इज ऑल अबाउट चाइना. इट मींस इट इज मैंडेटरी to discuss China here. You won't take it as an example to be omitted, not at all. Because if you say goodbye to China, you say goodbye to the text. प्रेसी नहीं बन सकती. तो ये आपकी कॉमन सेंस कभी कभी डिसाइड करती है what to opt and what to say goodbye to. This is how do we avoid examples most of the times. Clear हो गया? Next point है हमारा, Pressy should always be a restatement of writer's thoughts. Pressy हमेशा राइटर की थॉट्स को रीस्टेट करने का नाम है. मैं इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट टैग करता हूं कि Pressy should always be free from your own comments, views, opinions, and criticism. कि Pressy should always be free from your own comments, views, opinions, and criticism. What does it mean? Pressy means basically to precise the text, to summarize the text as per the rules and regulations. So obviously, it means that you are supposed to only restate what is being said by the authors. You're not allowed to color it with your own comments, with your own views, opinions, or criticism. You cannot analyze the text. You cannot criticize the text, right? For example, you even don't have the right to say, in my views, the writer wants to say. What I have perceived from the text, the writer intends to put across this fact. No, not at all. ठीक है? और Pressy में इस किस्म के words, for example, e.g., like, ये crime होता है. इस किस्म के words use नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते. ठीक हो गया? And इसी तरह आप इस पे कोई comment नहीं देंगे. आप कहेंगे जी, in my views, the writer intends to say. What I have extracted out from the text is, या एंड पे कई स्टूडेंट लिख देते हैं, in short the writer wants to say. Pressy doesn't mean to be concluded, right? Pressy is simply the restatement of writer's thoughts, whether you agree with the content or not, whether you like the content or not. For example, वो कहते हैं कि जी, there are two gods in the world. One
runs the affairs of virtue, the other administers the vicious actions. अब आप अचानक इमोशनल हो जाएं और आप कहेंगे जी लिखने वाला इंतहाई कुत्ता, जलील, खबीस, कमीना, पाजी किस्म का आदमी है जो गुमराह कर रहा है, एक ही खुदा है। तो जनाब अपने ख्यालात को आप अपने पास रखें। प्रेसी का मतलब है रीस्टेट करना, एमेलगमाइज करना नहीं। जो राइटर ने कहा आप भी वही कहेंगे, या वो कोई कहेगा जी बियॉन्ड द एंटार्क्टिक रीजन there is a place where you may find out the white ravens. Raven कहते हैं कौवे को, और आप हंसना शुरू कर देंगे। मुझे लिखने वाला खुद भी कौवा ही फील होता है क्योंकि मैंने नहीं कभी देखा कि कहीं कुछ सफेद कौवे पाए जाते हैं। तो जनाब अपना ख्याल अपने पास रखें, होगा वो कौवा, लेकिन आपके लिए अलाउड नहीं है कि आप कोई अपना पर्सनल व्यू या पर्सनल कमेंट दें या प्रेसी को एनालाइज करें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्रेसी को गलत अंदाज से समझते हैं और प्रेसी को एनालाइज कर देते हैं या क्रिटिसाइज कर देते हैं कि इन दिस टेक्स्ट द राइटर actually intends to impart light upon this fact. He is of the opinion that we should take, नहीं, not at all. ठीक है, प्रेसी में बिल्कुल आपका अपना ओपिनियन नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5, प्रेसी should always be free from all kinds of redundancy. Redundancy means repetition. ये पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद मैंने आपके साथ ये डिस्कस करना है अब कि redundancy को हमने कैसे अवॉइड करना है। Got the idea? प्रेसी में redundancies होती हैं। redundancy की वैसे तो बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन 5 मेजर काइंड्स ऐसी हैं जिनके बारे में जानना और ये सीखना कि हमने उसे कैसे अवॉइड करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो राइट आफ्टर कंक्लूडिंग द पॉइंट्स आई शैल कम टू दोस काइंड्स ऑफ 5 इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ रिडंडेंसी। गॉट द आइडिया? हमें आदत होती है ना, जैसे वर्बल डिस्कोर्स में, क्लॉक्यूल कम्युनिकेशन में भी हम रिडंडेंट होते हैं। हम में से हर एक का कोई ना कोई कैच फ्रेज भी होता है, जिसे आप उर्दू में तकिया कलाम कहते हैं। तो हमें आदत होती है कैच फ्रेजेस यूज करने की। शायद हम कभी कभी कॉन्शियस नहीं होते उस बारे में, लेकिन कोई दूसरा हमें पॉइंट आउट करता है कि जी आप ये वाला वर्ड टाइम एंड अगेन रिपीट करते हैं। अक्सर ऐसे हो जाता है। सो वर्बल डिस्कोर्स में तो ये ठीक है, लेकिन रिटन डिस्कोर्स में रिडंडेंट होना, खासतौर पर प्रेसी में, दिस इज क्वाइट ऑफेंसिव और एग्जामिनर इससे बदल हो जाता है और आपको मार्क्स नहीं देता। इसलिए हमने रिडंडेंसी को अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसी शुड ऑलवेज हैव इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। प्रेसी में वर्ड्स को इकोनोमाइज किया जाता है। ठीक है, वर्ड्स को कैसे इकोनोमाइज किया जाता है? We need to shorten the text in whatever way is possible. कोई भी पॉसिबल तरीका जिसके जरिए हम शॉर्टन कर सकें, हमें टेक्स्ट को शॉर्टन करना है। ठीक है, प्रेसी में आपकी एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिसीजन थ्रू आउट नजर आनी चाहिए पूरे पैराग्राफ में। ऐसा ना हो कि आपकी कोई लाइंस बड़ी लेंथी इलेबरेटेड हो, कोई बड़ी ओवर कंडेंस्ड हो, तो प्रेसी अपने बैलेंस से आउट हो जाती है। अब वर्ड्स को इकोनोमाइज करने का एक बेहतरीन तरीका जो होता है, दैट इज टू मेक यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हम इनको कहते हैं। आप अगर इससे कंफ्यूज हो तो छोड़ दें इसको, आप यूं समझ लें कि हमें कोई ऐसे बेस्ट फिटेड वर्ड्स देने हैं जिनकी वजह से हम अपनी प्रेसी को इकोनोमाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि जी yes, the ancient Arabians, the ancient Arabs used to live in the tents. They were mobilized sort of the people. Wherever the weather conditions got favorable, they started living at that place. And when the weather got unfavorable, they used to put off their tents and move somewhere else. Got the idea? अब इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, हम यूज करते हैं, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, जिप्सी।
इसको नॉमेड्स भी बोलते हैं, ठीक है, नॉमेड्स या जिप्सीज। जिप्सी जरा इजी वर्ड है, याद इजीली रह जाता है हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये एक अमेजिंग क्रीम का नाम भी है जो काले रंग को गोरा करती है। तो मैं एक ही सेंटेंस में ये कह सकता हूं, द एंशिएंट रेप्स वर जिप्सीज। इसका मतलब जिप्सी एक ऐसा वर्ड है जो मुझे इकोनोमाइज करने में मदद देगा। कैन वी से दैट द यूज ऑफ synecdoche is preferred pretty much like snackdoche? You can say in most of the times word counting का बता दें सिर्फ दोबारा। जी सारा मैं एंड पे बता देता हूं, अभी मैं ये पॉइंट खत्म करता हूं, मैं आपको वर्ड काउंट के बारे में दोबारा बात बता देता हूं। No problem if I am going to be out of camera. I'm not important. The board is important for you, Usman Aslam. Well, if you're eager to see me, I'm before you, my dear. Here I'm standing, right? Well, so for example, या मैं कहता हूं कि जी most of the Pakistani men keep one wife at a time because neither their economic status nor the temperament of the ladies allows them to keep more than one wife. But contrary to Pakistan, the situation in Arabian countries is quite favorable for the Arabian men. They have so many wives at a time because both their economic status as well as the temperament of the ladies is quite conducive in this regard. ठीक है यार, दाऊद अहमद कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। जी ठीक है रजा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये वर्ड मैंने सिर्फ सिंपली एक लिखा है, दैट इज जिप्सी, जिप्सी और नॉमेड। मैं आपको विद इन द फ्रेम ही लिख रहा हूं, सिर्फ ये वर्ड एक आउट ऑफ फ्रेम है। ओके राइट, सो इन दैट वे अब जब मैं प्रेस ही करता हूं तो मैं फॉर एग्जांपल एक वर्ड सबसे पहले लिखता हूं अनलाइक। ये जो वर्ड है आधी प्रेस ही मेरी यही इकोनोमाइज कर जाएगा, ठीक है। या मैं कह दूं अनलाइक पाकिस्तानी मैन, या मैं कह दूं अनलाइक अरेबियंस, तो आधी प्रेसी तो मेरी यहीं गई। उसके बाद जैसे नोमान इकबाल ने वर्ड दिया पॉलीगैमिस्ट, ठीक है, तो ये टर्म्स होती हैं मोनोगैमी, बाइगैमी, पॉलीगैमी। तो हम कह सकते हैं कि अनलाइक पाकिस्तानी मैन द अरेबियंस आर पॉलीगैमिस्ट्स। पॉलीगैमिस्ट इज द वन हु डज गो फॉर द मल्टीपल मैरिजेस। कि अरेबियंस आर पॉलीगैमिस्ट्स because both the economic stages and the feministic temperament is conducive in this regard. Got the idea? Okay. So in that way we economize the words. For example, ye polygamy, bigamy, monogamy, ये हमारी terms है। इन terms के जरिए हम इनको आसानी से अपनी language को economize कर सकते हैं, ठीक है। Clear हो गया? So ये ऐसे कुछ मैसिव वर्ड्स बाय एंड बाय इंशाल्लाह जैसे ही आप वोकैबुलरी पे आएंगे तो आपको पता लगना शुरू हो जाएंगे कि हमने कैसे इसको एनहांस करना है। क्लियर है जी? सारा को रीजॉइन कर दें जी। सबके लिए मीटिंग रीजॉइन करने का मतलब है 6 to 7 मिनट्स चले जाएंगे। सारा सारा ये आपका पर्सनल इशू है, सिर्फ आप अपनी सेटिंग को देखिए काइंडली, सबका इशू नहीं है। यस मुस्तफा, you can omit unnecessary info and most of the time some words are supposed to be very economical word, आप उनको यूज करते हैं, बड़ा फायदा रह जाता है, ठीक है। जैसे वर्ड यूज होता है मर्सेनरी, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि जी इन सो मेनी अफ्रीकन कंट्रीज यू मे हैव मर्सेनरी फाइटर्स। सो मर्सेनरी फाइटर्स या सोल्जर्स का मतलब है पेड सोल्जर्स, जो पैसा लेके किसी के लिए भी लड़ सकते हैं। तो मर्सेनरी ही एक टर्म है। जैसे मैं कहूं कि पैरासाइट, इंसेस्ट, ये टर्म्स है। गॉट द आइडिया? तो टर्म्स वर्ड्स को इकोनोमाइज करने में मदद देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जी, प्रेसी should always be in third person and
इनडायरेक्ट फॉर्म। प्रेसी हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है और इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है। व्हाट डज इट मीन? आई होप नन ऑफ यू डज हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ पर्सन्स। हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स। First person is I and we, second person is you, third is he, she, it and they. I'm talking to you, I'm the first person. You are listening to me, you people are the second person. The one about whom we are talking to, the one about whom we are talking, he or she is supposed to be the third person. Whether he or she is sitting, is present in the premises or not, because the manner of discussion demands that discussion can be had effectively if two people are speaking, provided one is speaking and the other is listening to. अगर वो दोनों बोलना शुरू कर दें और फिर उसके साथ तीसरा भी बीच में शामिल हो जाए तो वो तो मछली मंडी बन जाएगी, हमारा एक टीवी टॉक शो बन जाएगा वर्दी पॉलिटिशियंस का। इसलिए डेफिनेटली हमें प्रेसी जो है ये मैनर ऑफ डिस्कशन डिमांड करता है कि हमें प्रेसी को थर्ड पर्सन में डिस्कस करना होता है। द यूज ऑफ आई, वी एंड यू इज सपोज टू बी ए क्राइम इन प्रेसी राइटिंग। अगर आपने प्रेसी में आई, वी और यू के प्रोनाउंस यूज किए तो वो आपको श्योरली फेल कर देगा। यू नीड टू चेंज इट टू थर्ड पर्सन। हाउ टू चेंज? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि जी once I got a chance to visit Turkey the last year. I went to Constantinople and I got wonderstruck to, see the hospitality of the local people. I also got amazed to find out the tasty traditional foods of Constantinople. Besides that, I got impressed by the architecture of the universities and colleges of that city. अब जब हम प्रेसी करते हैं तो फिर मैं क्या लिखूंगा? एक दफा मैं लिखूंगा once the writer got the chance to visit Turkey, उसके बाद मैं he यूज करूंगा। He got wonderstruck to, see the hospitality of the Turkish people. He equally got impressed by the continental foods of Turkey, etc. अब मैंने उसको he में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि I, we and you जहां भी लिखेंगे that renders directness to the text, और हमारी प्रेसी होती है इनडायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट में नहीं। इसका क्या मतलब है? मैं अभी दाऊद आपका सवाल का जवाब देता हूं। इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि समटाइम्स वी डू हैव एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्पीचेस ऑफ फेमस internationally recognized personalities. They may be celebrities, they may be politicians, they may be scientists or writers. You do have an extract from the speeches of those people. For example, you may have an extract in the form of a pressy text from the speeches of Quaid-e-Azam, Gandhi, Allama Iqbal, Martin Luther King, Bill Gates, Nelson Mandela, etc. तो जब आप उसको प्रिसाइज करेंगे तो आप उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें तो लिखा होगा Quaid-e-Azam once said to the students of Islamic College Peshawar, comma, inverted commas begin, I am proud of my youth. अब जब आपने कन्वर्ट करना है तो he said in Islamic College that he was proud of his youth, ठीक है? आई को ही में चेंज, तो हमने इसको इनडायरेक्ट में करना। श्योरली इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप एक एक सिंगल लाइन को ले और आप उसको एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आप उसको कन्वर्ट करें। नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये है कि आप उस पूरे एक्सट्रैक्ट का अपना एक जिस्ट बनाएंगे और उसको अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस कर दें। दैट इज व्हाट रेंडर्स इनडायरेक्टनेस टू योर टेक्स्ट। बहुत सारी ग्रामर्स आपको मिसलीड करती हैं, मिसगाइड करती हैं। बहुत सारे टीचर्स भी आपको मिसगाइड करेंगे कि जी प्रेसी शुड ऑलवेज बी इन द पास्ट टेंस। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। If the text is going to tell you about the future prospects of CPEC, how can you narrate that into past tense? कैसे आप narrate कर सकते हैं उसको past tense? या वो कहता है कि आपको आपकी जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ के परस्पेक्टिव में नेक्स्ट ईयर कैसा होगा पाकिस्तान के लिए, क्या एंटिसिपेशंस हैं वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की या दूसरे इदारों की, तो हाउ कैन यू पुट दैट अक्रॉस इन पास्ट टेंस? सो प्रेसी उसी टेंस में लिखी जाती है जिस टेंस में होती है। गॉट द आइडिया? अब यहाँ एक चीज और बताता चलूं कि प्रेसी में
जो ओरिजिनल टेक्स्ट आएगी कभी कभी वो 2, 3, 4 पैराग्राफ्स में भी होती है, बट योर ड्राफ्ट will consistently be in a single and uniform paragraph. आपने जो प्रेसी का ड्राफ्ट बनाना है एग्जाम में वो एक पैराग्राफ होगा, वो मल्टीपल पैराग्राफ्स नहीं होंगे. गॉट द आइडिया? अब मैं थोड़ा सा बता दूं, even if the original text is in first, yes Khatak, that is what I am telling you. If the original text, if it is going to be in first person or second person, we need to transform that into third person. ठीक है? Spoke my Khatak, that is what I am telling you. Well, Daud, yes, but I missed point on economy of words. जी दाऊद, मैंने ये बताया था कि प्रेसी में हमें वर्ड्स को इकोनोमाइज करना होता है. इकोनोमाइज कैसे करते हैं हम? कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कोई ऐसे मैसिव वर्ड्स, कोई बेस्ट फिटेड टर्म्स यूज करते हैं जो वर्ड्स को इकोनोमाइज कर दें. जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए. जैसे मैं कहता हूं कि जी most of the Pakistani men keep one wife at a time because neither their economic status nor the temperament of the ladies allows them to keep more than one. Whereas contrary to Pakistan, the situation in Arabian countries is quite favorable in this regard because there the men do have so many wives at a time because both their economic status as well as the temperament of the ladies is quite conducive in this regard. Got the idea? अब जब मैं दाऊद इसको प्रिसाइज करता हूं तो मैं कहता हूं अनलाइक पाकिस्तानी मैन. अब आधी प्रेसी तो मैंने यहीं पे अनलाइक लिख के खत्म कर दी. अब मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं अनलाइक पाकिस्तानी मैन द अरेबियंस आर पॉलीगैमिस्ट्स. अब दाऊद पॉलीगैमिस्ट ये टर्म है. पॉलीगैमिस्ट वो होता है जो मल्टीपल मैरिजेस करता है. बायगैमिस्ट जो 2 शादियां करता है. मोनोगैमिस्ट जो 1 शादी करता है. तो ये टर्म है. Unlike Pakistani men, Arabians are polygamists because both their economic status and the feministic temperament is conducive in this regard. So हमें कोई standard terms use करनी होती है जिनके जरिए हम इस तरफ आते हैं. ठीक है जी? It does apply regardless of how original text has been given. Yes Maria, it is given in that way, right? So प्रेसी इसका मतलब है कि indirect form में होती है और प्रेसी थर्ड पर्सन में लिखी जाती है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन दैट रेंडर्स डायरेक्टनेस टू द टेक्स्ट वंस मोर. ठीक है जी? मैं बताता हूं जी मिनाल, मैंने वही बताया है आपको कि जो भी स्पीच है, कोई एक्सट्रैक्ट है, आपको पर्टिकुलर होने की जरूरत नहीं है. आपने प्रेसी के रूल्स अप्लाई करते हुए उसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं मिनाल, और उसके बाद उन पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में जॉट डाउन कर दें. वो इनडायरेक्ट हो गई, कोई इसमें रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है. गॉट द आइडिया? कुछ ऐसा नहीं होता. दूसरी बात यह कि प्रेसी में अगर कोई प्रोवर्ब्स आते हैं, कोटेशंस वैसे आती हैं तो वो एलिमिनेट हो जाती हैं, हम उनको नहीं देते. ठीक हो गया जी? टेल अगेन हाउ टू प्रिसाइज द कोटेशंस और स्पीच ऑफ अनदर पर्सन. दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू. मिनाल, एम आई ऑडिबल टू यू? दाऊद, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? ओके ओके. वेल, लास्ट पॉइंट है हमारा, प्रेसी शुड ऑलवेज हैव a brief title. प्रेसी का एक ब्रीफ टाइटल दिया जाता है. ठीक है? जिसके 5 नंबर है. 5 मार्क्स है ये. आई एम पॉइंटिंग माय फिंगर एट. 5 नंबर का आपका टाइटल होता है. होता क्या है? तकरीबन 7% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम फोबिया या फियर की वजह से अपना टाइटल देना ही भूल जाते हैं. सो प्लीज be very much alert, never to forget the title of the text. Now, title के बारे में 2-3 instructions हैं. एक instruction ये है कि your title must not exceed a single line. आपका title एक line से बड़ा नहीं होना चाहिए. The best titles that we encourage and we support range in between 2 to 5 or 7 words. है कि title must be an index to your text. It must reflect and anticipate what lies in the form of the contents of your text. आप जो ड्राफ्ट बना रहे हैं उसके contents क्या है, टाइटल को उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए. The way you come across the news articles, the way you come across the news captions, एक लाइन पढ़ के, मेन हेडिंग पढ़ के आपको खबर का अंदाजा हो जाता है.
कि इसमें क्या है। टाइटल ऐसा होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट एलियन टाइटल आमतौर पे हम डिस्करेज करते हैं, लेकिन वो हो सकते हैं अगर वो बेस्ट फिटेड है और वो वाकई टेक्स्ट के बारे में कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर टेस्ट जो है, अगर जो आपका टाइटल है वो एक सेंस ऑफ एलिनेशन दे रहा है, तो ऐसा टाइटल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, यस, वेल 2017 आई थिंक, जब ये यमन क्राइसिस हुआ है सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया ने हमारे प्रीमियर को, मिस्टर नवाज शरीफ को और जनरल रहील शरीफ को इमीडिएटली कॉल किया, और जब ये गए तो उन्होंने कहा कि जी हमें आपके ट्रुप्स चाहिए जो फ्रंट लाइन पे बॉर्डरलैंड एरियाज में फाइट करेंगे यमनीज के खिलाफ। इन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं होगा, हम आपको एक्सपर्टाइज देते हैं, हम आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, हम आपको ऑल द मैप्स देते हैं, हम आपको बताते हैं इन्वेजन कैसे किया जाता है, कहां से करना है, हम आपको इक्विपमेंट भी देते हैं और उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं, लड़ेंगे आपके ट्रुप्स। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, आपके ही ट्रुप्स लड़ेंगे। तो इन्होंने फिर बहाना किया कि जी हम ये फैसला करने में आजाद नहीं है, हमें पार्लियामेंट से इस फैसले की तौसीक चाहिए। तो उन्होंने टाइम आउट लिया 10 दिन का और वापस आ गए। हैं तो हम पाकिस्तानी ना, 10 दिन वो ऐसे करके गुजर गए। 11वें दिन यूएई जो कि सऊदी अरेबिया का अलाय था इस हवाले से, उसके एक छोकरे से प्रिंस ने एक बयान दाग दिया, जो इस वक्त प्रिंस है यूएई के, उनके बेटे हैं 3 गामड़ से, उन तीनों की इकट्ठी शादी हुई है इसी साल जनवरी में। तो उनमें से एक ने बयान दाग दिया, उसने कहा कि पाकिस्तान अपना स्टैंड वाज़ेह करे, ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। अगले दिन हमारी एक अखबार ने एक खबर लगा दी कि निंजा इन द ड्रैगन्स den, Ninja in the Dragon's Den. So this is not a good caption because it is not going to anticipate what may lie within the context of the text. हमें कुछ पता नहीं लग सकता, हम कौन सा कोई जैकी चैन की फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, निंजा इन द ड्रैगन्स Den। तो कैप्शन प्रॉपर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, जो आपके पैसेज को रिफ्लेक्ट करें। अब यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन जी, if one can find a specific word such as polygamist, etc., what should be the alternate course of action? जी, if you are unable to find that word, तो you have other means to economize your language, no problem. मैं उसके बारे में गाइड करता हूं, जैसे मैं अभी इसके बाद रिडंडेंसी पे आ रहा हूं मोहम्मद अहमद, हम उसमें बात करते हैं, ठीक है। एक जो नॉर्मली एक शिकायत आ रही है वो ये है कि स्टूडेंट्स डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एफपीएससी। बी थैंकफुल टू एफपीएससी कि आपकी अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ड्यूरिंग द डेकेड्स ऑफ 90s एंड 80s आपकी नेगेटिव मार्किंग होती रही है 0.25। लोग मल्टीपल टाइटल दे देते हैं, खास तौर पे ये शिकायत लड़कियों की तरफ से है। वो पेपर में 3-3 टाइटल लिखाती हैं, वो फील करती हैं कि शायद चेक करने वाला इतना वेला है या इतना खुश अखलाक है कि वो उसे जैसे ये मैसेज कन्वे कर रही हूं कि पिक अप द बेस्ट वन एंड कीप द चेंज, दैट इज फॉर यू, द अदर कपल ऑफ टाइटल्स। तो जनाब पेपर चेक करना बड़ा बोरिंग काम है। ऊपर से चेक करने वाले 30-30, 35-35 साल का एक्सपीरियंस लेके बूढ़े होके बैठे होते हैं, संडे के संडे हंसते हैं या किसी गस्टेड हॉलीडे वाले दिन, उनको आप पे कोई हमदर्दी नहीं है। पेपर चेक करना वाकई एक बोरिंग जॉब होता है। कोई आप में से है जो सर्विंग टीचर हो या जिसने टीचिंग की हो, कोई एफएससी लेवल पे, बीएससी लेवल पे, बीए बीएससी, एफए एफएससी, कोई आप में से वर्किंग टीचर? यस जी, खटक साहब जैसे कह रहे हैं। खटक साहब, बी वेरी ऑनेस्ट इन टेलिंग मी, मास्टर्स लेवल पे आपने की है, बी वेरी ऑनेस्ट इन टेलिंग मी कि ये पेपर चेक करना बोरिंग जॉब है या कि बड़ा अच्छा जॉब है। अवैस शाहिद ने भी की है। आई थिंक यस, इट्स द मोस्ट बोरिंग, क्वाइट बोरिंग। सभी यही कह रहे हैं, सब भी यही कह रही हैं कि बोरिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है। जी डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि बोरिंग है, ठीक है। सो इसलिए दिल करता है जिसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स की हो, बंदा उसके सर पे फ्राइंग पैन दे मारे। अपनी बात नहीं कर रहा हूं, उन बाबों की बात कर रहा हूं जो चेक करते हैं। जी अभी बोर्ड की पिक भेज देते हैं, आप फिक्र न करें महक, जो काम भी हम बोर्ड पे करेंगे आपके पास उसकी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी। सो पेपर चेक करना बोरिंग जॉब है, इसलिए when you avoid the instructions and you go for multiple attempts, that is not fine. स्टूडेंट करेक्शन करते हैं, 5 करेक्ट करने को कहा जाता है और सारे के सारे करेक्ट कराते हैं,
तो उसने 5 ही चेक करने हैं, उसने 10 नहीं चेक करने। ये आपका खाम ख्याल है कि शायद वो 10 में से बेस्ट 5 चूज कर लेगा और बाकी को छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। उसने सीरियल ऑर्डर में जो 5 हैं वो ही करने हैं। जी अफसा, यू मे बी यंग ग्रेजुएट राइट नाउ, तो आपने थोड़ी बहुत टीचिंग की होगी। 30 साल करने के बाद अगर आप पेपर किसकी तरफ देखें ना तो उल्टी आने लग जाती है। ठीक है, वाकई एक मुश्किल जॉब होता है, बिकॉज वन नीड्स गो इन बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, तो इसलिए एहसन शाह साहब कहते हैं सर 0-0 लगाने में बड़ा मजा आता है। एहसन, आमतौर पर रियली बहुत सारे एग्जामिनर्स की ये दुआ होती है कि अल्लाह करे हमारे पास ऐसे पेपर आए जिनमें स्टूडेंट ने कख ना लिखा हो और वो ब्लैंक पेजेस हो, कोई गांव के स्टूडेंट्स हो। टीचर ऐसी दुआएं भी मांगते हैं जी। इंग्लिश लिटरेचर पेपर्स खचक बहुत लेंथी होते हैं, आई एग्री विद यू, और काफी बोरिंग भी होते हैं। ये इनको सेंड कर दें जी। वेल, इसलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन वो ये होता है कि कुछ लोग ये अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है आप में से भी किसी के ज़हन में आ रहा हो कि टाइटल शुरू में देना चाहिए, एंड पे देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? कोई आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एंड पे टाइटल देने को एडवोकेट करते हो, सॉलिसिट करते हो कि जी एंड पे भी टाइटल दिया जा सकता है? एनीबॉडी? स्टार्ट। यस, एंड पे दिया जा सकता है। मानूर कह रही हैं, सॉरी मरियम कह रही है, मरियम। सायरा दिलावर भी कह रही हैं कि एंड पे दिया जा सकता है। सोबिया नवाज भी कह रही हैं, ताहिरा खान भी कह रही हैं। तो आप चारों पांचों स्टूडेंट्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, कोई आप में से ये जस्टिफाई करेगा कि एंड पे देने का क्या फायदा हो सकता है टाइटल को? राइट द प्रेसी फर्स्ट एंड देन डिसाइड अ टाइटल। सारा सुलेमान भी कह रही हैं एंड पे देने का फायदा क्या हो सकता है? बेटा ये साफ कर देना। इन केस ऑफ स्टोरी लास्ट पे सुटेबल मॉरल, राइट? आप में से मेजॉरिटी एंड पे देने को एडवोकेट कर रही है जी। एनीबॉडी एल्स? आफ्टर वी आर डन विद प्रेसी राइटिंग, we understand the sense of the topic better. G, we can come up with exact title. We always give the title in the start. Well, okay, let me tell you, इसमें कोई शक नहीं है, जिन्होंने एंड पे एडवोकेट किया टाइटल, उनके ज़हन में यही चीज है कि आफ्टर राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट वी आर इन अ बेटर पोजीशन कि आप एक बेहतर टाइटल दे सकें। ठीक है, क्योंकि हम we have already propped through the text और हमें पता है कि हमने इसको अब कैसे वाइंड अप कर। तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइन छोड़ ले। इसमें क्या फर्क पड़ता है, आप लाइन छोड़ ले, ठीक है, और एंड पे आप अपना टाइटल दे दें। ये कानून फितरत के अगेंस्ट है कि आप अपना टाइटल एंड पे दें। ठीक है, and will only be convenient for students, but start will create a stronger impression. Surely आगा फरहान, surely आपका टाइटल शुरू में ही होना चाहिए। Have you ever come across any essay giving you the caption at the end? Any newspaper giving you the captions at the end? Any book giving you the page of index at the end? It is against the law of nature. तो टाइटल शुरू में ही होगा, ठीक है। आप उसके लिए लाइन छोड़ सकते हैं। The other day I was sitting with my friend in his home, तो उसका एक छोटा सा बेटा है 4 साल का, तो वो अल्फाबेट्स लिख रहा था, वो ढक्कन ना ऐसे उल्टे वर्ड्स लिख रहा, अल्फाबेट्स अलिफ बे पे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये उल्टे है। कहने लगा आप इधर से पढ़ ले। उस 4 साल के बच्चे को ये सेंस थी कि मैं पेज ऐसे करूंगा तो सीधा हो जाएगा, पढ़ा जा सकता है। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं सीधा लिखते हो, उल्टा क्यों लिखते हो? कहते कूल, चिल कर रहा हूं, मजा आ रहा है। ठीक है, तो मजा लेना है तो एंड पे लिख दें, शुरू में लिख दें, लेकिन टाइटल होता शुरू में ही है। उसके लिए आपने एक लाइन छोड़ देनी होती है और मल्टीपल टाइटल नहीं देने हैं। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब मैंने आपको रूल्स इसके बता दिए हैं, अभी हम रिडंडेंसी पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। अगर किसी के ज़हन में इन रूल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आई एम बिफोर यू, यू मे आस्क मी अबाउट दैट। Can we use a rhetorical question as a title if it fits the passage? Yes, you can. As I've told you, Sayyid Ahmed, that your title must be an index to your text. It must anticipate
the contents present in your text. This is the only requisite. Got the idea? You may use that. Anybody else? Any other question related to that? Any example of a sample passage entitled, sir? Don't worry, my dear Mustafa Imran. ये जैसे ही हम खत्म करेंगे तो कल से हम प्रेसी पे आ रहे हैं. मैंने 2 प्रेसीज आपको खुद करके दिखानी है ताकि आपको कोई एम्बिग्विटी और कोई प्रॉब्लम ना रहे. ठीक है, 2 प्रेसीज हम मिलके करेंगे. उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल प्रेसीज पे आएंगे, फिर आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस में आएंगे. How to condense quotes from original text? Maria Asif, we eliminate quotes. Quotes नहीं दिए जाते, हम उनको निकाल लेते हैं. Which tense we use in Presi writing? The tense which does exist in the actual text. Zahida Farooq, जो आपका असल पैसेज का टेंस है वही टेंस आप यूज करें. इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की. एज पर द सेंस ऑफ द टेक्स्ट आपने अपना टेंस यूज करना है. If you do not know the meaning of any word in text, yes, जहां से मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि how to infer the meaning of that word. Don't worry, अभी हम इसकी redundancy पे बात करने लगे हैं, और उसके बाद फिर जैसे ही मैं आता हूं how to attempt Presi in the exam, तो वहां मैं आपको बताऊंगा जहां से कि हमने इसको कैसे इन्फर करना है डिफिकल्ट वर्ड्स को. मिनाहिल, can you please share examples of solved Presi so we get an idea? No problem, Minahal. I'm going to share them with you. Don't worry about that. Page वापस करो जी. जी मुस्तफा. Okay, sir, what about facts, figures, numbers, quotes, etc? You need to say goodbye to all these things, Usama. Sometimes कुछ facts integral होते हैं या figures वो दिए जा सकते हैं, but it is your common sense that decides what to give and what not to. ठीक है, आमतौर पे हम इनको eliminate कर देते हैं. Usama Babar. Hafsa, should we be careful about indentation? No, not at all right now. Indentation is not very important for your general English. ये आपके dissertation, thesis वगैरह के लिए एक important punctuation mark है, Presi के लिए नहीं. हफ्सा, sir, is it correct we extract title from first line? No, it is not correct, but this is a possibility कि पहली 4-5 lines या आखिरी 4-5 lines में title मिल जाता है. मोहम्मद अवैस, लिया जा सकता है. लेकिन if the worst comes worst, तो तब आप ये ट्राई आउट कीजिए, अदरवाइज आप अपना टाइटल बनाइए. टाइटल होता जरूर है प्रेसी में, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं कि पहली लाइन में टाइटल होता है. नॉट एट ऑल. द फर्स्ट 4 to 5 लाइंस और द लास्ट 4 to 5 लाइंस इनमें टाइटल होता है, लेकिन आपने वो देना नहीं. जी मुस्तफा, प्लेसिंग ऑफ डैशेस एंड कॉमास इंस्टेड ऑफ वर्ड्स अलाउड. यस, punctuation marks are allowed, Mustafa, where you feel that you must give it to, you may give. ठीक है. Maria Asif, can we not use indirect form to mention the quote content if it is extremely relevant to the original text? Even then you have to extricate that. We don't give Maria quotes. Sir, it is sentence to sentence or done whole paragraph at once. अदनान, ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है कि हमने प्रेसी कैसे करनी है एग्जाम में. मैं वहां इसको आंसर करूंगा क्योंकि इट नीड्स अ डिटेल्ड आंसर. मैं आपको फिक्र ना करें, मैं आपको बताता हूं. सेंटेंस टू सेंटेंस प्रोग्रेशन में कभी अच्छी प्रेसी नहीं होती अदनान. क्यों, मैं उसकी वजह बताऊंगा. एवरेज मेथड ऑफ वर्ड काउंट. यस, एवरेज मेथड आई हैव टोल्ड यू. काउंट द नंबर ऑफ 3 स्टैंडर्ड लाइंस individually, take out the average now, and then count the number of lines. Multiply the number of lines with average words, and whatever is the total sum, divide it by 3, and the remainder is going to be your approximate word count. Got the idea? Can we use words from given paragraphs words in the title? You may use if you feel. कोई इक्का दुक्का वर्ड लेने में कोई हर्ज नहीं है सबा. वैसे भी आप पूरी टेक्स्ट में से भी कोई इक्का दुक्का वर्ड्स ले सकते हैं. 10% लेवरेज आपके पास एग्जिस्ट करती है. यस अशरफ शाह, नॉट फ्रीक्वेंटली. इक्का दुक्का इडियम अगर बेस्ट फिटेड है तो आप यूज कर सकते हैं. Gee, I think when one word repeats again and again, so this is main point, the Presi title. Not exactly. It is not mandatory, Saira Dilawar. Okay? It is not mandatory for the title. Better not to rely upon the text. You need to devise your own title. That is preferable. So the title should be based on the original text or the final draft. Obviously, you may call it the final draft or the original text. Both are going to be the same thing. Because what is the original text?
यू आर गोइंग टू कंडेंस दैट, टेक्स्ट तो वही रहेगा, आपने अपने पास से तो कुछ भी नहीं देना उसामा, इसलिए टाइटल उसी पे बेस करेगा. कैन वी सब्स्टिट्यूट द कीवर्ड्स ऑफ द पैराग्राफ दैट शुड बी फोकस्ड. हमें बेला वजह वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करना. सब्स्टिट्यूशन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप सिनोनिम्स या एंटोनिम्स दें. We need to make use of the best words, best suitable contemporary words, not the obsolete words. As I told you earlier yesterday, that we are not supposed to throng in forcibly the words into the passage merely to impress upon the reader that we do know good words. ऐसा नहीं करना. जी वर्ड काउंटिंग सारा इमरान मैंने बता दिया है, 2 दफा बताया है, मैं दोबारा बता देता हूं, रुकना यार. यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट वर्ड काउंट है, वो लंबा तरीका होता है. आप कोई सी 3 स्टैंडर्ड लाइंस के इंडिविजुअली सारा वर्ड्स काउंट करें. मसलन पहली लाइन में 11, दूसरी में 9, तीसरी में 10 है, तो टेक आउट द एवरेज, दैट इज 10. नाउ काउंट द नंबर ऑफ लाइंस. फॉर एग्जांपल देयर आर 20 लाइंस, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 200 हो गए. नो डिवाइडेड बाय 3 66 इज द रिमाइंडर, दैट मस्ट बी योर प्रेसी ड्राफ्ट लेंथ. ठीक हो गया. लेकिन दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है, आप वर्ड बाय वर्ड काउंट ले लें, वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेता. ठीक हो गया. अब एक बात यहां पे और बता दूं, जब आप प्रेसी अपनी ड्राफ्ट करते हैं तो बॉटम राइट बॉटम, जो डाउन राइट बॉटम कॉलम है, उसमें आपने देना है ये माय वर्ड्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 90. कुछ लोग तीनों चीजें दे देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है. एक्चुअल वर्ड्स कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल 270, right? Required words, that is 92 for example, and my words are 90. In that way, ये बहुत मैंडेटरी है. देंगे तो एग्जामिनर आप पे ट्रस्ट करेगा, नहीं देंगे वो ऑफेंड होगा और आपके वर्ड्स को काउंट करेगा. नेवर फॉरगेट टू मेंशन द वर्ड्स ऑफ योर प्रेसी. आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वर्ड्स, वो आपकी स्किन सेव कर देता है अप्रोक्सीमेट वर्ड्स का लिखना. गॉट द आइडिया? क्लियर हो गया? ये वर्ड काउंट इस तरीके से किया जाता है. जी दानियाल इमरान, 2 to 7 वर्ड्स का टाइटल हम अप्रिशिएट करते हैं. सर, इज इट ट्रू दैट इफ वी डोंट do 20 marks pressy question well, examiners will fail us no matter if we have accumulated 40 marks from our other paper? No, it is not true, Ashraf Shah. This is rumor that is in the air made by the people who try to dissuade the students. FPSC is very much clear in its instructions. आपके हर component के individual marks हैं. हाँ, एक चीज मैं आपके साथ agree करूंगा कि informally एक benchmark जरूर है, क्योंकि इस पूरे पेपर में प्रेसी ही एक ऐसा कंटेंट है जिसके जरिए ही इंटेंड्स टू नो वेयर डू यू स्टैंड रिगार्डिंग योर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज. तो इनफॉर्मली ये बेंचमार्क जरूर है, लेकिन फॉर्मली ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है कि प्रेसी में फेल तो आप सारे पेपर में फेल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. सर, प्रपोजिशन भी ऐड हो है वर्ड काउंट? जी बिल्कुल ऐड है सारा इमरान. मैंने शुरू में आपको बताया प्रपोजिशन भी, आपके आर्टिकल्स भी काउंट होते हैं. Can we use idioms and phrasal verbs in Pressy? No, not at all. Sorry, you can use, but not frequently. आप use कर सकते हैं इक्का दुक्का. ठीक है. सर preposition, sorry, सर preposition भी ऐड होंगी word count में. मैं बता चुका हूँ preposition ऐड नहीं होगी सारा इमरान. Sorry. अच्छा, आप पूछ रहे हैं preposition word count में ऐड? बिल्कुल होंगी. Prepositions भी word count में शामिल होंगी, आपके articles भी शामिल होंगे सारा. I've given the answer. Where to write approximate word count at the end? Bottom right column, Akela, bottom right column. Word count approximation is mentioned at the end of the Pressy. Yes. Should we write these words count in exam, and when should we write? Yes, you need to write after rendering the final draft. नीचे आपने word count देना है हसन. ठीक है. हाँ, above or below word limit can we go? 10% में नाहिल. 10%. Sir, sorry, what is the maximum word limit of Pressy? 1/3. 1/3. 1/3 Mustafa Imran. 10% leverage है. आप 10% इसके ऊपर या नीचे कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ऊपर ना करें, नीचे कर लें. जी हफ्सा, we should mention approximate words at the end of the Pressy. Yes, I have written already. Can title be a question? No. Title must not be a question. अच्छा नहीं होता. Title must not be a sentence using a verb. 10th sentence में
टाइटल में वर्ब्स भी नहीं दिए जाते, कोशिश करेंगे टाइटल में वर्ब्स ना आए, वर्ब के बगैर फ्रेजेस में टाइटल्स होते हैं. इज देयर अ मिनिमम वर्ड लिमिट? 1/3, my dear Maria. 1/3 should be font. Our lexical resource, go for simple words. Sayyid Ahmed, we prefer that you should go for simple words, simple expression, because if your language dominates, your thoughts get suppressed, and it is your thoughts which ought to be prominent. Okay, well sir, is it mandatory to write actual words? It is not mandatory. मैंने ये encircle किया आपके सामने, नोमान इकबाल, मैंने encircle किया कि ये लाजमी है, ये वो वर्ड काउंट करके बैठा होता. ठीक है? Yes, Minahil, I have already answered this. आपके आर्टिकल हो, आपकी prepositions हो, ये सब वर्ड काउंट में शामिल होते हैं. आपके कंपाउंड वर्ड्स एक वर्ड शामिल होते हैं. कायदे आजम सिंगल वर्ड, फादर इन लॉ सिंगल वर्ड, सोलमेट, क्लासमेट सिंगल वर्ड्स. गॉट द आइडिया? ये होते हैं. आगे हम चल रहे हैं रिडंडेंसी के ऊपर. आपके कुछ क्वेश्चंस कबल अस वक्त भी हैं, इससे अगले कंपोनेंट में आएंगे तो वहां मैं उनको आंसर करूंगा. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू इन द लर्च. मैं आपको प्रेसी करके दिखाऊंगा. कपल ऑफ प्रेसीज हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है, आप पे नहीं छोड़ूंगा पहले मैं प्रेसीज को, फिर आगे चलेंगे. अब हम आ रहे हैं रिडंडेंसी पे. And other of our important components, that is redundancy. Redundancy, जिसे हम repetition भी कहते हैं. ठीक है, प्रेसी में deliberately आपको दी जाती है. जी सारा इमरान क्या पूछना चाहते हैं? 270 वर्ड्स एक्चुअली जो प्रेसी में दिया, ये एक्चुअल वर्ड्स हैं. प्रेसी के जो काउंट लिया आपने 1/3 निकालना है, दैट इज 90 फॉर एग्जांपल. ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 270 वर्ड्स लिखना इंपॉर्टेंट है या 90 लिखना इंपॉर्टेंट है, वो काउंट करके बैठा होता है एग्जामिनर. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने नीचे लिखना है बॉटम राइट कॉलम में माय वर्ड्स, जितने आपके वर्ड्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं. साथ अप्रोक्सीमेटली लिख लें सारा, उसका एक फायदा हो जाता है. क्लियर हो गया? रिडंडेंसी जो है वैसे तो कई किस्में होती हैं, लेकिन प्रेसी में इसकी 5 मेजर काइंड्स होती हैं, जिनको डिस्कस करना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. अब मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 5 को जो हम डिस्कस करने लगे हैं, इस दौरान अभी आप चैट में कोई क्वेश्चन ना करें. ठीक है, मैं इसको डिस्कस कर लूं, फिर इसके हवाले से आपके क्वेश्चंस लेता हूं. ये 5 कौन सी काइंड्स हैं? पहली काइंड होती है, उसको हम कहते हैं टॉटोलॉजी. सेकंड वन इज नोन एज प्लोनिज्म. थर्ड वन इज नोन एज verbosity. Fourth one is known as circumlocution. And fifth one is known as simply repetition. ठीक है, ये 5 मेजर काइंड्स हैं, मैं इनको रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट वन इज tautology, सेकंड वन इज plonism, थर्ड वन इज verbosity, fourth one is known as circumlocution, and fifth one is known as repetition. अब हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है. Once again, I'm sorry to bother you people to write the definition of these 5 terms. सिंगल लाइन में इनकी डेफिनेशन है, काइंडली लिख लीजिए, आपके काम आएगी. फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू टेक टॉटोलॉजी. लिखिए, it means to make use of unnecessary words. It means to make use of unnecessary words in the same grammatical order. For example, मैं कहता हूं कि जी when he was crowned, there was
a universal cry of joy from everybody. When he was crowned, there was a universal cry of joy from everybody. अब अगर आप गौर करेंगे तो अगर हमने ये एक टर्म यूज की है यूनिवर्सल, तो फिर क्या जरूरत है हमें ये देने की फ्रॉम एवरीबॉडी? नॉट एट ऑल. दिस इज गोइंग टू बी अ रिडंडेंट एक्सप्रेशन. जी अच्छा जी उस्मान, मैं अपना पेन चेंज करता हूं, मार्कर चेंज करता हूं. है जी कोई और अच्छा मार्कर पड़ा हुआ? देखना. वो मेरा ख्याल बहुत अच्छा नहीं है. दिखाओ. ये भी डिम है. चलिए खैर, ये देखिए अब यूनिवर्सल लिख दिया है तो फ्रॉम एवरीबॉडी लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मैं क्लियर करने लगा हूं. आ जाता है दूसरा मार्कर तारा. फॉर एग्जाम्पल, या तो मैं लिखूं व्हेन ही वाज क्राउन्ड देयर वाज अ यूनिवर्सल क्राई ऑफ जॉय, या मैं लिखूं व्हेन ही वाज क्राउन्ड देयर वाज अ क्राई ऑफ जॉय फ्रॉम एवरीबॉडी. गॉट द आइडिया? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मसलन मैं कहता हूं कि जी इट इज मच द easier it is much the easier. Yes, ठीक है ये. It is much the easier, much the plainer, much the safer and more secure way of dealing in the world. For example, ये एक sentence है. It is much the easier, much the plainer, much the safer and more secure way of dealing in the world. Much the easier, much the plainer, much the safer and more secure. ये redundant phrases हैं. ठीक है? For example, मैं simply इतना लिख सकता हूँ, it is much the easier and more secure way of dealing in the world. या मैं लिख दूँ, it is much the plainer and much the safer way of dealing in the world. Got the idea? ये मेरे redundant words का इस्तेमाल है जो एक ही grammatical order में है. सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि ये भी हमारा एक एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है. गॉट द आइडिया? एक ही ग्रामेटिकल ऑर्डर. ये ऐसे ही है जैसे हम आमतौर पे रोजमर्रा जिंदगी में भी कहते हैं ना कि यार शाम को मेरी तरफ आना, चाय वाय पियेंगे, टीवी शीवी देखेंगे, गपशप करेंगे. तो ये चाय, चाय तो ठीक है, ये वाई क्या है? टीवी तो ठीक है, ये शीवी क्या है? ठीक है? सो ये कुछ चीजें डिस्टर्बिंग है. गॉट द आइडिया? सो समटाइम्स इट गेट्स ऑड. अब दूसरे नंबर पे लिखिए प्लॉनिज्म. इसकी डेफिनेशन लिखिए. लिखिए इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ, it means to make use of unnecessary words but not in the same grammatical order. It means to make use of unnecessary words but not in the same grammatical order. For example, एक example लेते हैं. मैं मसलन कहता हूं कि जी he has got the entire monopoly of the whole trade. He has got the entire monopoly of the whole trade. ठीक है? जी नहीं, ये ए के साथ ही है मुस्तफा, एन आई नहीं है. इत्तेफाक से ये ए के साथ ही है. प्लोनिज्म इसको पढ़ते हैं, प्लोनिज्म. ठीक है जी? PLEONASM, प्लोनिज्म मुस्तफा. ठीक है जी? once again I repeat, it means to make use of difficult words but not in the same grammatical order. But not in the same grammatical order. मोमल, अब देखिए he has got the entire monopoly. ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, the entire and the whole.
जब मैंने मोनोपोली का वर्ड यूज कर लिया, मोनोपोली की टर्म यूज कर ली, डू आई नीड टू मेक यूज ऑफ दीज वर्ड्स? द एक्चुअल सेंटेंस शुड बी ही हैज गॉट monopoly of the trade. He has got monopoly of the trade. Got the idea? Instead of writing he has got the entire monopoly of the whole trade. तो ये unwanted words हैं, ठीक? या मैं कहता हूं last night I went home full of a great many serious reflections. अब देखिए, last night I went home full of a great many serious reflections. अब full of और इसके साथ a great many, क्या जरूरत है इसकी? या तो मैं लिखूं last night I went home full of serious reflections. Reflections means thoughts. या मैं लिख दूं last night I went home with a great many serious reflections. अब ये words जो हैं यही बताने लगा हूं, फरखंदा मैं बताने लगा हूं। जैसे मैंने ऊपर फरखंदा आपको बताया है कि ये ईजियर, प्लेनर, सेफर, सिक्योर, ये सारे एडजेक्टिव है एक ही ग्रामेटिकल ऑर्डर में। यहां पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये हमारा एडवर्ब है, यहां पे भी ये हमारा एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तो कोई ना कोई ग्रामेटिकल ऑर्डर डिफरेंट भी हो जाता है। आप भूल ही जाएं इस चीज को फरखंदा जो भी, और सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप दफा करें ग्रामेटिकल ऑर्डर को, इसको बीच में से ही निकाल दें। आप यही समझे कि जब रिपीटेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल होता है तो वो रिडंडेंसी है और हमें उसे अवॉइड करना होता है। मसलन मैं कहता हूँ कायद आज़म वाज अ वेरी ब्रेव, वेरी पावरफुल, स्ट्रेंथेंड, मेटल्ड, वैलरस एंड chivalrous पर्सनालिटी। अब सब वर्ड्स का एक ही मतलब है फरखंदा, मैं इसमें से कोई एक वर्ड चूज कर लूं, कायद आज़म वाज अ ब्रेव मैन, दैट्स इट, बाकी मुझे नहीं यूज करने। क्लियर हो गया? पिक्चर सेंड करो यार, बोर्ड साफ करो। अब हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, वर्बोसिटी पे। इतना फॉन्ट क्लियर है? ये आपको नजर आ रहा है? इसमें हमें बार बार साफ करना पड़ता है बोर्ड, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर योर कन्वीनियंस वी आर रेडी टू डू इट। इज इट क्लियर एंड विजिबल फॉर यू पीपल, दिस फॉन्ट? Okay, thank you very much, Sayyid Ahmed, for encouragement. Basically, I apologize, कोई राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, लिख लिख के ना तेजी से लिखने से खराब हो जाती थोड़ा सा, तो लेकिन आई थिंक जो है लेजिबल है, पढ़ी जा सकती है मेरी राइटिंग। पाँव से नहीं लिख रहा हूं मैं, हाथ से लिख रहा हूं। साफ कर दो यार। अब हम आ रहे हैं जी थर्ड की तरफ, दैट इज वर्बोसिटी। लिखिए, इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ, it means to make use of multiplicity of words. It means to make use of multiplicity of words. Multiplicity of words. Simply to make your thought, simply to make your thought impressive. Simply to make your thought impressive. It means to make use of multiplicity of words, simply to make your thought impressive. अपनी थॉट को इंप्रेसिव बनाने के लिए हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि जी we exceedingly regret to say that we exceedingly regret to say that a very short span of time which has already elapsed since you presented your
proposal to us for our perusal for the first time was totally insufficient to make us enable to attend to your proposal. जी मैं ये सेंटेंस दोबारा पढ़ रहा हूं जी डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं सुन लीजिए इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ multiplicity of words Ahmad and Ikra Liaquat it means to make use of multiplicity of words yani multiple words multiplicity of words simply to make your thought impressive simply to make your thought impressive अब देखिए मैंने ये बोर्ड पे एक फिक्रा लिखा है we exceedingly regret to say that a very short span of time which has already elapsed since you presented your proposal to us for our perusal for the first time was totally insufficient to make us unable to attend to your proposal. What is the actual thought of this sentence is, we regret not to have, yaar picture send karna, regret not to have enough time to attend to your proposal. ये वो एक्चुअल थॉट है जिसको कितना वर्बस बना के प्रेजेंट किया गया है एक्चुअल थॉट क्या है वी रिग्रेट नॉट टू हैव इनफ टाइम टू अटेंड टू योर प्रपोजल गॉट द आइडिया ओके क्लियर हुआ ये वर्बोसिटी की एक मिसाल है होता है कभी कभी एक दिन मैंने टीवी ऑन किया तो हमारे एक रिलीजियस स्कॉलर हैं यंग एज में मर गए सिराज मुनीर उनका नाम था अच्छे आदमी थे पेरूजल मींस यस एग्जामिनेशन फॉर रीडिंग फॉर एनालिसिस यस नमान वो मैंने टीवी ऑन किया सिराज मुनीर साहब की कोई स्पीच थी चूंकि सारा दिन बुलेटिन चलता रहता है बार बार चलता है मुझे वो फिक्र याद हो गया मैंने ऐसे टीवी ऑन किया वो कह रहे थे यही वो जज्बा है काफरमा होते जो इंसान के लाशऊर से जब तैतु शऊर में आते हैं और वहां से शऊर की अथा गहराइयों में जाते हैं तो इंसान वक्ती तौर पर अपनी काबिलियत को बलाए ताक रखते हुए कायनात की इन वसतों और रेफतों की तरफ आता है और ये सोचकर उसकी अकल दंग रह जाती है और नजर खीरा हो जाती है कि मेरी अपनी आंखें ऐसी हो गई मैंने कहा ये क्या है फील हुआ कि अभी कहा कुछ नहीं है ठीक है कहा कुछ भी नहीं अभी गॉट द आइडिया We regret not to have enough time to attend to your proposal. To have, my dear Myra, have had भी ठीक है, have यहाँ have. Clear हुआ ये verbosity है. आगे चल रहे हैं बेटा साफ करना जल्दी से. पूरे ही साफ कर देना. Heading भी. हाँ. ये भी कर देना. Thank you. अब नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं circumlocution. It's basically a roundabout way of saying something. लिखिए इसकी definition. It means to make use of literary words or flowery language. It means to make use of literary words or flowery language to make your thought appealing. It means to make use of literary language or flowery language to make your thought appealing. See, my video got stuck when you were telling about my previous query. What the difference between following and not following grammatical order? Is it just, well, for Khanda, I'm telling you, forget this. If you get confused,
आप इसको भूल ही जाएं, इट इज जस्ट चूजिंग वन वर्ड एंड नॉट रिपीटिंग यूजिंग अदर वर्ड्स, यस ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, इट्स द सेम थिंग। ग्रामेटिकल ऑर्डर और नॉन ग्रामेटिकल ऑर्डर का मतलब यह है कि कहीं सारे एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कायदे आजम वॉज अ वेरी ब्रेव, पावरफुल, मेटल्ड, स्ट्रेंथन्ड, वैलरस एंड शिवलरस पर्सनालिटी। अब सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये ग्रामेटिकल ऑर्डर है, सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर, ठीक है? गॉट द आइडिया? जी मैं बता रहा हूं। आगा फरहान सब्र करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली पहले क्वेश्चन ना पूछें, देखें फिर मेरी तवज्जो डिस्ट्रैक्ट होती है, मुझे बार बार आपकी चैट को पढ़ना पड़ता है, और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, टाइम बड़ा जाया होता है हमारा, डेफिनेशन बार बार रिपीट करने से मैं फिर कर देता हूं। सुनिए, इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ, दाऊद लिखिए, इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ लिटरेरी और फ्लॉवरी लैंग्वेज, ठीक है? इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ लिटरेरी और फ्लॉवरी लैंग्वेज सिंपली टू मेक योर थॉट अपीलिंग, अपनी थॉट को अपीलिंग बनाने के लिए लिटरेरी या फ्लॉवरी लैंग्वेज को यूज करना। आगा फरहान, अब मैं इसकी एग्जांपल देने लगा हूं, फरहान अली गजलबाश, अब गौर कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ टर्म्स बोर्ड पे लिखने लगा हूं जी। nuptial ties, better half, amorous advancements, queen of the night, green-eyed monster, arrow of the Cupid, disciple of the Bacchus, tonsorial artist। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कुछ टर्म्स बोर्ड पे लिखी है, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये हमारी अनयूजुअल वे है लिटरेरी या फ्लॉवरी लैंग्वेज को यूज करना, जबकि सिंपल वर्ड्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज हो सकती है। नप्शियल टाइज का मतलब होता है मैरिज, वेडलॉक, ठीक है? वेडलॉक या मैरिज, नप्शियल टाइज, कि ही इज गोइंग टू बी टाइड इनटू नप्शियल टाइज, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ भी कुछ इस किस्म के वर्ड यूज होते हैं ना, लोग बच्चे के लिए कोई लड़की देखने जाते हैं तो उनको जाके कहते हैं कि जी हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, हालांकि पूरी बेटी मांगने आए होते हैं, लेकिन कहने का एक अंदाज है कि हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस किस्म की चीजें यूज होती। बेटर हाफ, द फ्रेज इज मेंट टू बी, किसके लिए यूज होता है बेटर हाफ? बेटर हाफ, yes, spouse, not wife, Agha sahab, spouse. For a husband, wife is the better half. For the wife, husband is the better half. It is spouse. Amorous advancements, this is flirtations or love matters. इसका मतलब होता है love matters या flirtations, like, right? Next, queen of the night. For example, a commonly used phrase in literary language in central England, the phrase is meant for the moon, चांद को कहा जाता है क्वीन ऑफ द नाइट। जैसे हमारे यहां तो हम चांद को मामू बना देते हैं ना, चंदा मामा, ठीक है? तो वहां कहते हैं क्वीन ऑफ द नाइट। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, फॉर एग्जांपल अ फ्रेज यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन वन ऑफ हिज फेमस प्लेस ओथेलो। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जेलसी, ठीक हो गया? इसी तरह एरो ऑफ द क्यूपिड, इन Greek mythology, Cupid is supposed to be the god of love. अगर मैं कहता हूं he was stung by an arrow of the Cupid, इसकी बजाय मैं कह सकता हूं he fell in love, ठीक है? तो कहीं ऐसी लैंग्वेज यूज होती है। Disciple of the Bacchus, again in Greek mythology, Bacchus is supposed to be the god of wine, शराब का देवता। अल्लाह दी कसम साढ़े इन्ने मिनिस्टर नहीं है थे जिन्हें यूनान दे देवता या देवियां ने, ठीक है?
सो अगर मैं कहता हूं he is a disciple of the Bacchus means जिसे कहते हैं कॉन्टिन्यूसली 24 घंटे टुन रहने वाला आदमी, ड्रंकर्ड जिसे आप बोलते हैं, ड्रंकर्ड. सो डिसाइपल ऑफ द बैकस, ड्रंकर्ड. होते हैं ना कई लोग सारा दिन पीने वाले. वो क्या उर्दू में शेर है, नहीं देखे साकी ने हमसे शराबी कि मैं खाने में भी गए पीते पीते, कि पीने जाते हैं तब भी बोतल हाथ में होती है. गॉट द आइडिया? सो पीना, नशा किसी भी किस्म का हो, दैट वर्क्स. लेकिन पीना कैरिज्मेटाइज किया जाता है हमारी शायरी में, इसलिए लोग दे गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट. गॉट द आइडिया? अक्सर ऐसे होता है जैसे वो एक सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पे नाश्ते के वक्त एक साहब शराब पी रहे थे, तो उनकी वाइफ अखबार लेके उनके पास आ गई, कहने लगी ये खबर पढ़ो. कहने लगे क्या है इसमें? तो उसमें लिखा हुआ था कि कसरत मैनौशी की वजह से, यानी बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से 2 आदमी मर गए. कहने लगा कल से बंद, मेरा तुमसे वादा. अगला दिन हुआ तो फिर डाइनिंग टेबल पे बैठा शराब पी रहा था. उसकी बेबी ने कहा कल तो तुमने वादा किया कि कल से बंद. कहते किस मनहूस ने ये वादा किया था कि कल से शराब बंद? मेरा मतलब था कल से ऐसी मनहूस अखबार बंद जिसमें इतनी बुरी खबर आई हुई है. ठीक है, तो ऐसे होता है कभी कभी. अ टॉन्सोरियल आर्टिस्ट फॉर एग्जाम्पल, कैन यू स्पेकुलेट or guess what kind of artist he or she may be? ये किस किस्म का आर्टिस्ट हो सकता है? टॉन्सोरियल आर्टिस्ट. Any idea? Singer, right, clever, voice related. Barber. Well, Noman Iqbal is quite right. बिल्कुल ठीक है. लो जी, नाई नू कहंदे ने जिहड़ा साडे वाल काटदा ना, उसको इज्जत और तकरीम देने के लिए हम टॉन्सोरियल आर्टिस्ट कहते हैं. बाबर, हेयर ड्रेसर, हैबरडैशर या टॉन्सोरियल आर्टिस्ट. तो कहीं ना कहीं हम इस किस्म की लिटरेरी लैंग्वेज भी यूज करते हैं. गॉट द आइडिया? लास्ट हमारे पास आ गई रेपिटेशन. लिखिए, इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ, इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ the same words time and again. It means to make use of the same words time and again to make your thought eye-catching. To make your thought eye-catching. For example, मैं कहता हूं he could not succeed in his first attempt, but it was succeeded by a succession of so many further attempts, the last of which got attended with success. अब देखिए, सक्सेस, सक्सीडेड, सक्सेशन, ठीक है, सक्सीड अंडरलाइन किया मैंने. एक ही वर्ड को मैंने 4 दफा लिखा है. He could not succeed in his first attempt, but it was succeeded by a succession of so many further attempts, the last of which got attended with success. What is the actual thought? Precise करने से ऐसा फिक्र जिसमें ये एक दफा ही आए. मैं लिख सकता हूं, after multiple attempts, eventually he got successful. अब देखिए, इसमें मैंने सिर्फ एक दफा ये वर्ड यूज किया है. ये एक्चुअल थॉट है. गॉट द आइडिया? तो ये होती है सिंपल रेपिटेशन, जहां आप एक ही लफ्ज को बार बार इस्तेमाल करते हैं. वी हैव डन अवे विद आवर रिडंडेंसी. कल आते ही हमने बात करनी है सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट प्रेसी इन द एग्जाम, और साथ ही हमने अपनी प्रेसी से आगाज कर देना है. गॉट द आइडिया? मीनवाइल आपने कोई क्वेश्चन जेन्युइन पूछना है यहां तक इस रिडंडेंसी के कंपोनेंट के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन ऑन योर पार्ट? Do you understand?
जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सोबिया, थैंक यू सायरा, बट इट इज योर राइट, आई नेवर माइंड। आप मुझसे 10 मरतबा पूछें, कोई बात अगर समझ में नहीं आती, जाहिर है हम टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, किसी का ऑडियो प्रॉब्लम, किसी का वीडियो प्रॉब्लम, तो नेवर हेजिटेट टू आस्क मी एनीथिंग, ठीक है, लेकिन अलर्ट जरूर रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट अवैस, गॉड ब्लेस यू ऑल। फरखंदा, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक्स अ लॉट। जी सर प्लीज लास्ट डेफिनेशन ऑफ repetition. जी, repetition means it means to make use of the same word. Hassan Iqbal, it means to Hassan Ahmed, it means to make use of the same word time and again to make your thought eye-catching. जी, tautology की definition है, it means to make use of unnecessary words in the same grammatical order. Ji Manahal, sir, should pleonasm, circumlocution, and verbosity be avoided in pressing? That is what I am telling you, Manahal. These are the kinds of redundancy. Surely they need to be avoided. Manahal, हमने इनको avoid करना है. Thank you very much for today. God bless you all. Stay safe. अल्लाह आपका हामी नासिर हो। कल हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे how to attempt Prezi in the exam और फिर Prezi स्टार्ट कर देंगे। Thank you dear, offline coverage.